एक व्यक्ति जिसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वह अपने घर में काम तो कर रहा है। यहाँ पर मजदूर भी मिस्त्री भी लगे हुए हैं और इसी प्रकार से जब उनका ये काम हो रहा होता है तो अचानक एक जो लकड़ी का टुकड़ा है वह टूट जाता है और वह टूटकर उस व्यक्ति के घुटने पर इतनी जोर से लगता है कि वह आदमी वहीं पर कराह कर बैठ जाता है और बड़े बड़े तरीके से अपने पैर को मसल रहा है, कह रहा है यार कोई तो आए जो इसके पैर की ढंग से हिफाजत करे, इसकी देखभाल करे। अब वह बड़ा ही दुखी होते हुए आगे अपने पैर को लेकर अपने कमरे में जाता है और अपने बेटे की बहू को आवाज़ लगाता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब तो उनके बेटे की जो बहू शिवानी है वह आती है और वह जो आदमी अपने उस बहू से एक तेल मंगाता है। अब उस तेल को लेकर जैसे ही वे बहू उस आदमी के उस घुटने पर लगा रही होती है, अचानक उनके हाथों की जो छुअन से उस व्यक्ति के शरीर में कुछ उत्तेजना सी बन जाती है और वह उस जो बहू है उसको बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देखते हैं। अब इन निगाहों को पहचान गई थी वह बहू और वह बहू भी बड़े ही प्यार से अपने ससुर की तरफ देखती है और फिर दोनों के बीच में वह शारीरिक आकर्षण इस प्रकार से बढ़ जाता है कि वह जो ससुर है उस बहू को अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर तो यहाँ उन दोनों के बीच में होता है वही कांड जो शायद उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। यानी कि एक पिता और एक बेटी के बीच में जो काम नहीं होना चाहिए था वही काम अब यहाँ पर हो रहा था और दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो रहे होते हैं। एक शिवानी जिसको उसके पति का प्यार काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा था, वह जब अपने ससुर से इस प्यार को पाती है तो बस आहें बढ़ती ही रह जाती है। लेकिन एक दिन जब उनकी इस पूरी प्रक्रिया को उस शिवानी की सास खुद अपनी आंखों से देख लेती है तो फिर यहाँ पर होता है एक ऐसा भयानक कांड जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि इस हवस और वासना के आग में जलते हुए व्यक्तियों के बीच में न जाने कैसे ही दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और दोस्तों यहाँ पर भी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दरअसल आगरा ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक गांव जहां पर वह हरी सिंह अपने घर पर रहा करता है। यहां हरी सिंह का एक बेटा है मनोज उनका इकलौता बेटा है। यहाँ जो हरी सिंह अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। जो वह लड़का उनका बेटा है मनोज, वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और उसी पढ़ाई के चलते उसके जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आते हैं और इसी प्रकार से उसकी अब एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। उसकी नौकरी लगती है नोएडा में और नोएडा में जहाँ वह लड़का मनोज काम करने लगा था, मनोज को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन जो मनोज है वह लड़का बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ही डेडिकेटेड लड़का है और जिस प्रकार से वह आपको उस कंपनी के लिए काम किया करता है, अब तो कंपनी उसको दिन भर यानी कि उसको हर महीने कोई ना कोई चीज़ प्रमोशन के लिए दे रही होती है और अब तो उसकी जो सैलरी होती है उसकी 2 गुना सैलरी तो उसको मिलने लगी थी और उसने ये सारी कामयाबी मात्र 9 महीने में ही प्राप्त कर ली। अब मनोज को बहुत अच्छा पद मिल गया था और अब उस मनोज को बेंगलोर शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि अब मनोज बेंगलोर तो चला गया लेकिन उसके माता और पिता मनोज को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दरअसल वो सोच रहे हैं कि यार मनोज की शादी हो जानी चाहिए। जब मनोज से इस प्रकार की बात की जाती तो मनोज, जिसकी खुद की उम्र करीब 28 साल हो गई है, वह भी अपने माता पिता से कहता है कि हाँ ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा होगी आप करा लीजिए। अब तो वह जो हरी सिंह है वह उस मनोज के लिए एक अच्छी सी लड़की जो कि उसकी पत्नी बनकर आ जाए उसके घर में उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ हरी सिंह को उनका एक मित्र बताता है कि एक लड़की है शिवानी नाम की, बहुत ही सुंदर और सात्विक को पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उनके घर में दान दहेज देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उनके पास तो रोटी बेटी है। अब तो हरी सिंह इस बात पर एग्री कर जाता है और बस उस शिवानी के घर पर खुद ही चला जाता है और फिर उस शिवानी के पिता से उनकी जो बेटी है शिवानी उनका हाथ मांग लाता है। जैसे ही उस शिवानी के लिए इतना सुंदर रिश्ता आया है, शिवानी के पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस लड़की शिवानी का जो रिश्ता है वह उस मनोज से तय कर देते हैं। और अब तय किए गए समय के अनुसार
अब तो वह जो मनोज है वह भी अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता है 2 महीने की और बस अपने घर आ जाता है। इन्हीं दिनों में उस मनोज की शादी भी हो जाती है और मनोज अपनी दुल्हन यानी कि शिवानी को लेकर अपने घर आ जाता है और बड़े ही प्यार से यहाँ पर रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे समय तो खर्च हो ही रहा था। अब वह समय भी आता है जब उस मनोज को अपनी कंपनी वापस जाना होता है, यानी कि 2 महीने कब में बीत गए उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर जब वह मनोज अपनी कंपनी जाने की बात करता है तो वह जो शिवानी है वह भी उससे कहती है कि उसको भी उसके साथ जाना है, वह अकेली नहीं रह पाएगी। लेकिन यहाँ मनोज उस अपनी पत्नी शिवानी से कहता है कि शिवानी देखो, मेरे माता पिता यहाँ पर अकेले रहते हैं, मेरे ख्याल से मैंने जो सोचा है उसके तरीके से तुम यहीं पर रहो और यहाँ माता पिता की बड़े ही अच्छे ढंग से सेवा करो। यहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस मनोज का अपनी पत्नी शिवानी को समझाना। शायद उस शिवानी की जो भावनाओं को वह समझ नहीं पा रहा था और अब तो वह जो मनोज है वह अपनी कंपनी चला जाता है बेंगलोर और बस अपनी पत्नी शिवानी को अपने यानी कि उसके सास ससुर के ख्याल रखने के लिए छोड़ जाता है। अब शिवानी यहाँ रह तो रही है, जैसे तैसे वह अपने सास ससुर की देखभाल तो कर रही है और सभी का जो सिलसिला है वह बड़े ही प्यार से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो शिवानी है वह बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग गई थी। उससे उसकी उदासी का कारण तो किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर वह उदासी साफ साफ झलकने लगी थी। यहाँ पर वह जो सास है सावित्री देवी अक्सर उस शिवानी से पूछा करती कि बेटी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो ना, मैं मनोज को यहाँ बुला लूँगी। लेकिन अब मनोज तो ऐसी कंपनी में गया है कि उसको फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं होती, वह तो अपने काम में ऐसा मशगूल है कि वह आएगा कैसे। अब इन बातों को जब वह शिवानी अपनी सास को बताती है तो सास भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे तैसे यह समय बीतने लगता है। अब हरी सिंह अपने ही घर में एक अलग से जो कमरा है और उसके ऊपर वाला एक कमरा है उसको बनवा रहा होता है, यानी कि उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तो उसी कंस्ट्रक्शन के काम के चलते एक दिन जो पार बांधी होती है उसकी जो लकड़ी है वह टूट जाती है और वह लकड़ी टूटकर उस हरी सिंह के घोंटे में बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से आकर लगती है। अब जैसे ही वह लकड़ी उस हरी सिंह के पैर में लगी है, हरी सिंह अपने पैर को लेकर वहीं बैठ जाता है। अब तो वह काफ़ी देर बाद वहाँ से उठता है, जैसे तैसे उस कमरे में पहुँचता है और वहाँ जाकर अपनी बहू शिवानी को आवाज़ लगाता है कि बेटा उसके लिए वह जो खास जो तेल है उसको लेकर आ, उसको उसके पैर में मालिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर खून निकलने वाली चोट तो लगी नहीं है लेकिन गुम चोट लग गया और उस गुम चोट को वह जो तेल है वही दूर कर सकता है। अब तो वह जो शिवानी है उस तेल को लेकर अपने ससुर के कमरे में आ जाती है और यहाँ पर अब वह जो बहू है वह उस ससुर के उस घुटने में उस तेल को लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह ससुर देखता है कि इस जो बहू का जो स्पर्श है वह कुछ इस प्रकार से हो रहा है उसके शरीर में, यानी कि उसके शरीर में उत्तेजना सी उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि घुटने की मालिश थी उस ससुर हरी सिंह ने अपने पजामे को और ऊपर कर रखा था और जैसे ही वहाँ पर ये सारी प्रक्रिया होती है वो उस ससुर से अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और वह ससुर अब उठ खड़ा होता है और बस अपनी जो बहू है शिवानी की निगाहों में झांकने लगता है। यहाँ दोनों की निगाहें एक दूसरे को ललचाई दृष्टि से देख रही हैं, लेकिन अब यहाँ दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं पाते और एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं। बस ये तो शुरुआत ही उन दोनों के बीच में जो प्यार था उन दोनों के लिए वह फूट पड़ता है और उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाता है। जिस प्रकार से उस बहू ने उस ससुर को संतुष्ट किया उसी प्रकार से उस ससुर ने भी अपनी बहू को खुश कर दिया और जिस प्रकार से उनका ये संबंध कायम हुआ अब तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और वह बहू अब उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब तो ससुर और बहू को जब भी मौका मिलता तब वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी प्रकार के कांड को किया करते और एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुआ करते। जहाँ उस बहू को भी अच्छा लगने लगा था वह भी काफ़ी हंसी खुशी रहने लगी थी, वहीं वह जो ससुर है वह भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। एक दिन की बात जब वह जो सास है वह अपने पड़ोसी के यहाँ पर गई हुई थी तो वह जो बहू और सास है वह बहू और जो ससुर है वह दोनों उस कमरे में मौजूद होते हैं और बस उनके बीच में ये प्रक्रिया होने लगती है। अचानक से उसकी सास घर में आ जाती है तो वह जैसे उस घर के अंदर घुसती है वह देखती है कि उसकी जो बहू है वह उस कमरे से निकल रही है, लेकिन उस बहू के जो कपड़े हैं यानी कि बाल वगैरह वे काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं। उनसे लग रहा था कि हाँ उनके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वह सावित्री देवी कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रहती है। शायद उसको ये बात समझ जानी चाहिए थी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। शायद उसको अपने पति अपने बेटे मनोज को पता देनी चाहिए थी कि मनोज उसके पीछे उसकी बहू उसके साथ उसके पति के साथ क्या गोल खिला रही है।
लेकिन यहाँ पर सावित्री देवी चुपचाप रहती है। वह सोच रही होती है कि इनको रंगे हाथों ही पकड़ेगी और अब वह एक ऐसी प्लानिंग करती है। उसी प्लानिंग के मुताबिक वह अपनी बहू यानी कि उस शिवानी को कह कर जाती कि वह करीब 2 घंटे के लिए अपनी पड़ोसन के पास जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो गीत हैं वह गाए जा रहे हैं और वह वहीं पर रहेगी 2 घंटे के लिए। अब वह जैसे उस बहू को ये मालूम चलता है कि भाई उसकी सास तो गई, अब तो वह चुपचाप अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और बस अब यहाँ ससुर और बहू दोनों के बीच में संबंध बन रहे होते हैं। लेकिन ये जाने की जो प्लानिंग थी ये तो उसकी सास की ही थी। सास करीब 5-7 मिनट बाद ही उस घर में वापस आ जाती है और आने के बाद वह अब जैसे उस कमरे में झाँक कर देखती तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ जो बहू है वह उस ससुर के ऊपर सवार हुई पड़ी और बस उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम हो रहे हैं। जिस प्रकार से वह अपनी बहू को देखते हैं, यानी कि वह जो सास है वह अपनी बहू को देखती है, अपने पति को देखती है, तो फिर उन दोनों पर वह बहुत ही बुरी तरह से भड़क पड़ती है। यहाँ पर इस पूरी स्थिति में जैसे ही वह जो हरिराम है वह अपनी पत्नी को देखता है, वह बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी जो सावित्री देवी है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो फिर वह हरिराम अपनी पत्नी सावित्री देवी में 2-4 थप्पड़ रख देता है और जैसे हरिराम ने अपनी पत्नी को पीटा है, अब तो उसकी पत्नी बौखला जाती है और वह सीधी गुस्से में जाती है उस किचन में और वहाँ से उस धारदार वस्तु को उठा लाती है और आते ही वह बस अपने पति हरिराम के ऊपर हमला कर देती है। और जैसे ही वह धारदार वस्तु उस हरिराम के गर्दन को छूती है, वहाँ पर खून के फुहारे फूट पड़ते हैं और हरिराम वहीं पर तड़पते हुए नीचे गिर जाते हैं। यानी कि उस जो सावित्री देवी ने अपने पति हरिराम की जान ले ली थी, अब तो हरिराम की जैसी जान गई है, अब जो वह बहू है यानी कि शिवानी वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और रोने लगती है। वह अब अपने कमरे में जाती है, अपने फ़ोन को उठाकर लाती है और बस पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। अब पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है और पुलिस यहाँ पूरी स्थिति को देखते हुए अब उस शिवानी के कहने के अनुसार यानी अब उस सावित्री देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब तो यहाँ उस शिवानी के जो पति हैं उस मनोज के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है और मनोज को भी यहाँ मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। मनोज भी बहुत जल्दी फ़्लाइट लेकर यहाँ आगरा पहुँचता है और जब वह पूरी स्थिति को देखता है तो वह अपनी माँ से रोते हुए कहने लगता है कि माँ, जब तुमने ये पूरी स्थिति देखी तो तुमने उसको बताना भी जायज़ नहीं समझा। शायद मैं इस शिवानी को अपने साथ ले जाता, लेकिन तुमने ये बात जायज़ ही नहीं समझी। ये शिवानी तो मुझसे बार बार कह रही थी कि उसको उसके साथ जाना है, लेकिन मैंने ही अपने माता पिता की सेवा करने के लिए शिवानी को यहाँ पर छोड़ा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये जो शिवानी है ये इस प्रकार से अपने सास ससुर की सेवा करेगी। यहाँ पर उस मनोज के पिता तो नहीं रहे, अब तो वह अकेली जो सावित्री देवी है वह भी जेल में चली गई। अब तो मनोज काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हुए अपनी पत्नी शिवानी को माफ़ कर देता है और अपने साथ बेंगलोर लेकर चला जाता है। जैसे ही ये घटना पूरे गांव में उड़ी, अब तो पूरा गांव सतर्क हो गया, सावधान हो गया कि भाई अब इस प्रकार का कोई भी जोखिम ना ले और ना ही ऐसे कोई काम करे, क्योंकि इनके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंदे और गलत होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको सावधान एवं जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा बुरे जो कर्म होते हैं उनका फल हमेशा ही बुरा होता है और ये इतना बुरा हो सकता है यहाँ ना जाने कितने ही लोगों की जान भी जा सकती है और तो और इनके परिणाम आपको जेल में रहकर चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, इन बुरे कर्मों से सावधान रहें, सचेत रहें और को मुजरिम चाहे कितना ही शातिर या बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, एक ना एक दिन तो उसको पुलिस के हाथे चढ़ना ही पड़ता है। लेकिन आज जिस प्रकार से इस कली काल में इस समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, यानी कि जो ये हवस की आग है, वासना की जो आग है, उसमें नई उम्र के लड़के और लड़कियाँ जिस प्रकार से जल रहे हैं, परेशान और दुखी हो रहे हैं, उन लोगों के पास एक दूसरे को बचाने के लिए कोई भी औचित्य नहीं बचा। इसलिए मेरी आपसे अभी भी हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि इस प्रकार का कोई भी काम बिल्कुल ना करें, ना ही ऐसा सोचें और ना ही ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी जो घटना यहाँ पर उस हरिराम के साथ हुई या उस लड़की शिवानी के साथ हुई, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है और ऐसा इस समाज में हो भी रहा है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को संभाल कर रखें, सचेत रखें, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बुरा है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।